हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओलिव बोर्ड का जो सैटरडे संडे को जो टेस्ट आता है, उसका सॉल्यूशन की बात हुई थी हमारी। तो उसी सिलसिले में आपको पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन ये रहा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ए और बी 1 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के विपरीत छोर पर खड़े हैं और दोनों एक ही दिशा में, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, दौड़ने के जो सेम डायरेक्शन में वो दौड़ेंगे। 24 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की गति से एक साथ शुरू करते हैं। कितने सेकंड में वो मार्ग में कहीं पर मिलेंगे, मतलब पहली बार कहाँ मिलेंगे हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 33% लोग इसे सही कर पाए थे, वो भी सिर्फ एक शब्द की वजह से। वो शब्द क्या है कि वो विपरीत छोर पर, मतलब ये अपोजिट एंड्स पर खड़े थे। अपोजिट एंड्स पर खड़े होने की वजह से क्वेश्चन है सिंपल, बाकी इस एक शब्द की वजह से लोग इसे कर नहीं पाए थे। तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। मैं इसे बताता हूँ कि एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, इसमें ए यहाँ पर खड़ा है और बी यहाँ पर खड़ा है, दोनों अपोजिट छोर पर है ना। ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब मान लो मैंने ए की स्पीड कितनी है, उसमें दे रखी है कि 30 है, और बी की मान ली कि 24 है। ए बी को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी वही तो सामने वाले को पकड़ेगा, वरना अगर जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, अगर वो आगे रहेगा तो हमेशा आगे भागता ही रहेगा, तो उसको पकड़ेगा कैसे, कम स्पीड वाला। तो ये बी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और इस डायरेक्शन में मान लो चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सेकंड में जो दोनों है ना, ये कहीं भी किसी पॉइंट पर मिलेंगे। मान लो ए इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, ये भी दौड़ रहा होगा, बी भी। इस टाइप से इसका सर्कल बनता रहेगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ए की स्पीड ज़्यादा ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये किसी एक निश्चित बिंदु पर जाके दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो वो पूछना चाहता है कि वो बिंदु कितने टाइम बाद, कितने सेकंड्स बाद ये ऐसा एक टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ए यहाँ है और बी यहाँ है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो मैं जो चूंकि ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, इसलिए इनकी जो स्पीड है वो घट जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में दौड़ने पर क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है। तो जो सेम डायरेक्शन में दौड़ने पर रिलेटिव जो स्पीड रहेगी ना दोनों की, रिलेटिव आर एस क्या आ जाएगी, आर एस रिलेटिव स्पीड हमारी 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब ये जो एक सेकंड में क्या करेगा, ए 6 मीटर की दूरी कवर कर लेगा, बी भी दौड़ेगा, ए भी दौड़ेगा, पर एक सेकंड में जो ए है वो 6 मीटर आगे बढ़ जाएगा। फिर इसी टाइप से फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें एक सेकंड बाद फिर 6 मीटर आगे बढ़ जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें फिर 6 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे एक ऐसा एक निश्चित बिंदु आएगा जिसमें दोनों कई बिंदु पर मिलेंगे। तो टाइम में अपन निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला में लगाऊंगा। टाइम क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम टाइम निकाल रहे, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे दोनों, चूँकि टोटल जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर की है। तो जो दोनों एंड पॉइंट्स पे खड़े हैं, तो उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो सिर्फ 500 मीटर रहेगी दोनों के बीच की, क्योंकि यहाँ और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 500 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, 6 मीटर। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, आपस में कट जाएंगे। 250 अपॉन 3, 2 से काट दूंगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी 33% लोगों ने सही किया, क्योंकि सिर्फ ये जो शब्द है ना विपरीत छोर पर, जनरली क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से होता है कि दोनों एक सेम बिंदु से स्टार्ट करते हैं। ए भी यहाँ से स्टार्ट करता है, बी भी यहाँ से स्टार्ट करता है, इसलिए लोगों ने इस शब्द पर ध्यान नहीं दिया और अपना क्वेश्चन गलत कर लिया। मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया था ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया उन्होंने, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि आशीष एक लड़का है जिसने 64,000 रुपये 12.5% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष मतलब इसका जो पैसा है वो 12 महीने में इतने रेट ले रहा है वो, मतलब एक साल में ये रेट के पैसे चल रहा है, जो क्या है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्षों के लिए संयोजित किया जाता है। मतलब कि जो आशीष ने उधार लिया है 1.5 साल के लिए, तो आगे क्या बोला कि यदि उसने 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान किया, मतलब कि जैसे उसके पास आशीष 1.5 साल के लिए अगर लेगा, मान लो 12 महीना ये और 6 मंथ ये मान लिया, तो आशीष ने क्या किया, जो पैसा उधार लिया ना वो
सबसे अंत में नहीं दिए, उसने क्या किया, उसके पास कुछ पैसे पहले ही आ गए होंगे तो उसने जो 48,250 रुपये वो 1 साल बाद लौटा दिए। फिर जो पैसे अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे फिर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो अंत में कितना लौटाएगा ये पूछा है। तो आशीष ने 1.5 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान किया, तो पहले तो उसने इतनी राशि दे दी 1 साल बाद, फिर 6 महीने बाद और कितनी राशि देगा ये पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो हम करते हैं आगे इसको सोल्व। तो ये अर्धवार्षिक रूप से है तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी लिख दूँ मैं, 1/8 होती है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/8 है और कितने वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड हो रहा है, तो ये 1/8 जो हमारा 1 साल का है, मतलब ये 12 मंथ का हमारा 1/8 आया। तो 1 मंथ का अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 12, और अगर ये 6 मंथ का निकालूंगा तो मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 दूनी 12, तो 1/8 दूनी 16, तो 1/16 इसकी एक्चुअल जो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी 6 मंथ की 1/16 रहेगी। मतलब कि 6 महीने में 16 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट आएगा हमारे, ये कहना चाहता है। तो अब मैंने जो 1 साल बाद इतने रुपए लौटा भी रहा ना वो, कि इतने रुपए वो लौटा देगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 साल का निकाल लूँगा। 1 साल में एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, जो हमारे 64,000 रुपये एक्चुअल में 1 साल बाद कितने बन जाएंगे। तो ये 16 से 17 हो जाएगा 6 महीने बाद, फिर 16 से 17 हो जाएगा 6 महीने बाद। तो 16 इंटू 16 जो ये है, मान लो मैंने क्या है, ये क्या हमारा प्रिंसिपल, ये कितना हो जाएगा 70 इंटू 70। अब ये एक्चुअल में कितना दे रखा है, ये 64,000, तो इसे काट दूंगा, 16 चौक 64, और फिर इसे फर्दर काटूंगा तो 4 1 4, 4 चौक 16, फिर इससे काटूंगा तो 250, ये कितना है 250 आया है। तो कितने गुना हो गया है, जो इसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एक की वैल्यू आई मल्टीप्लाई करके 250, तो जो हमारा अमाउंट है ये 1 साल बाद कितना हो जाएगा 289, तो ये हो ही जाएगा 17 इंटू 17 289, इसमें 250 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर करने पे क्या आएगा, 25 नाम है 225, हासिल हमारा 22, 25 8 200, और 200 और ये कितना हो जाएगा 2, और ये 22 फिर हासिल आएगा हमारे, 25 दूना 50, 50 और 22 कितना हो पाएगा 72,000 रुपये, ये हो गए उसके। 1 साल बाद जो अमाउंट है कितना हो गया 72,250 रुपये। पर फिर उसने क्या कहा कि 1 साल बाद कुछ अमाउंट जो लौटा भी रहा है, तो कितना अमाउंट लौटा रहा है, जो 48,000 है उसने 1 साल बाद लौटा देगा, तो हमारे पास जो अब जो बची हुई राशि उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये जो हमारे 24,000 रुपये बचे हैं ना, ये अब उस आशीष के पास 24,000 रुपये बचे हैं, जो उसे 6 महीने और ये अपने पास रखेगा। अब इस पर हमें ब्याज लगेगा, जो शेष राशि बची है इस पर हमें ब्याज लगेगा। मैं इसे साफ करता हूँ, तो हमारा जो अब इंटरेस्ट लगेगा वो 24,000 रुपये पर लगेगा। तो अब फ्रैक्शन क्या था 1/16, तो 16 से कितना हो रहा था 16 से 17 हो रहा था। अब ये एक्चुअल इसकी अमाउंट कितना दे दिया उन्होंने, ये तो फिर फर्दर मैं इसको करूँगा कि कितने गुना जा रही है राशि, तो कितने गुना जा रही है 4 6 24, 4 चौक 16, और ये 4 दूना 250, 25 6 150, मतलब 1500 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसमें 17 में, तो 17 का अगर इसमें कर 17 5 85 8, 17 एकम 17 17 और 8 कितना होगा 20 5 25, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इतना। मतलब कि जब 24,000 रुपये की राशि उसे बची थी ना देने के लिए, अब वो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी 25,500 रुपये की वो राशि हो जाएगी। तो उसमें जो अंत में जो 6 महीने बाद दिया, सबसे अंत में जो राशि देगा 25,500 की देगा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा 25,500, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आगे, ये थोड़ा टफ लेवल समझ सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा था ट्रिकी था, मतलब आसानी से समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है, मैंने कैसे सोल्व किया था इसको, मैं अपनी मेथड बताता हूँ मैंने कैसे सोल्व किया था। मैंने देखा कि 3 फ्रैक्शन में दे रखी है चीज़ें 3 जगह, और उसकी वैल्यू 1 है,
तो मुझे पता था पहले से ही, प्रैक्टिस कर करके समझ में आने लगता कि 1/3 1/3 और 1/3 अगर मैं करूँगा और तीनों को सम करूँगा तो कितना हो जाएगा 3/3। तो ये कितना जाएगा 1। अगर मतलब इस पूरी की वैल्यू अगर मैं 1/3 कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी की वैल्यू 1/3 या इसकी, इन दोनों की भी 1/3 कर दें। कैसे करेंगे बताऊँगा, कैसे कर सकते हैं कि अगर जैसे मैंने ए की वैल्यू अगर मैं 10 मान लो तो कितना हो जाएगा 5/5 प्लस 10 तो कितना जाएगा 5/15 हो गया 1/3। तो अब हमारी ए की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पे 10, और इसी प्रकार से मैं बी की वैल्यू क्या पुट कर दूँ यहाँ से, देखो इसके डबल वैल्यू पुट करी ना, तो इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ चलती है इसे डबल की, तो मैं इससे फिर डबल कर दूँगा, मतलब यहाँ बी की जगह 14, तो देखो 14 7 7 और 14 7/21 इक्वल टू 1/3, तो 1/3 आ गया। फिर ये भी कितना पुट कर दूंगा 18, तो सी की जगह 18 कर दूंगा तो 9 9 प्लस 9/27 1/3 आ गया, ठीक है। और अब जब तीनों को सम करूंगा मैं इन दोनों को 1/3 या फिर इन वैल्यू को पुट करने के बाद तो 1 आ रहा है हमारा, हेड एलिमेंटल बोलते हैं इसे, 1/1 आ रहा है। तो एक्चुअल में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ए की वैल्यू क्या रहेगी 10। अब मैं इस जो क्वेश्चन में पूछा है उसको सॉल्यूशन करूंगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए की वैल्यू 10 5/10 प्लस बी की वैल्यू 14 14 7 14, सी की वैल्यू क्या है 18। यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/15 14 प्लस 18 काट 10 5 10 5 15 तो 14 17 21 9 2 18 9 27। अब तीनों का बेस सेम है तो एलसीएम में 1 आ गया, और ये ऊपर का जुड़ जाएंगे 2 4 6 तो 6 आ गया, इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर है वो डी वाला है। अब एक और मेथड मैं बताता हूँ, ये मैंने मेथड लगाई थी वहाँ पर, इसकी जो बेसिक मेथड है वो क्या रहेगी, इसकी बेसिक मेथड क्या रहेगी बताओ आप क्या रहेगी, चलो बताते हैं क्या रहेगी। इसको मान लो ये जो है ना, इसको मैं समीकरण 1 दे दिया, इसको एक से पुट करके मैं समीकरण 2 दे दिया, ठीक है। दोनों को मैं सम कर दूँ, 1 और 2 को जोड़ दूंगा तो जोड़ने पर क्या आएगा 5 5 प्लस ए प्लस 7 7 प्लस बी प्लस 9। अब उसको भी जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा a/5 प्लस b/7 प्लस b प्लस c/9 प्लस c इक्वल्स टू x प्लस 1। अब देखो, अब देख पा रहे हैं कि ये वाली और ये वाली दोनों टर्म थोड़ी सेम सेम दिख रही है, तो मैं इन दोनों को पास में लिख दूंगा इस टाइप से, ये वाली को पास पास में लिख दूंगा, ये वाली को पास में लिख दूंगा। अगर मैं इसको पास में लिखने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 अपॉन ए प्लस a/5 प्लस ए, फिर इसको लिखूंगा मैं किसको सेकेंड वाले टर्म को, सेकेंड वाला टर्म क्या है 7 प्लस 7 प्लस बी अपॉन 7 प्लस बी, फिर थर्ड टर्म क्या है हमारी प्लस 9 प्लस सी अपॉन 9 प्लस सी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है और ये है, इन दोनों को एलसीएम सेम है, तो नीचे क्या जाएगा 5 प्लस ए और ऊपर क्या जाएगा 5 प्लस ए, एलसीएम एलसीएम लिया तो एलसीएम सेम निकला। इसी टाइप से अगर मैं इसको देखूँ तो इसको 7 प्लस बी है एलसीएम, तो नीचे अगर सेम रहता है तो ऊपर की एज इट इज जुड़ जाती है। इस प्रकार से दोनों को 9 प्लस सी जुड़ जाएगी, ऊपर भी 9 प्लस सी आ जाएगा, और इधर क्या था x प्लस 1 आ रहा था, ये चल। अब देखो ये और ये कट गया तो ये क्या होगा 1/1, तो 1 प्लस इसका 1 प्लस इसका 1, ये तो x प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 x प्लस 1, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2 आ गई, और मैंने भी आपको बताया था कि ये तो आंसर है। ये थोड़ा डिटेल में था, वो आप एज्यूम करके चीज़ें सोच सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यार। आगे है कि एक वृत्तीय सतह जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक सर्कल की बात कर रहे हैं, उसकी त्रिज्या है रेडियस 12 सेंटीमीटर, उससे एक तार द्वारा काटा जाता है। ये कभी कभी लैंग्वेज मिस्टेक देता है, यहाँ वो बोल रहा है कोड मतलब चाप रहता है ना, उसके द्वारा इसे काटा जाता है। सतह के लघु क्षेत्र को लाल रंग से 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर की दर से रंगा गया, और
5 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगा गया, मतलब कि मान लो कोई सर्कल है, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया कि ये जो रहेगा ना, इसकी जो क्षेत्रफल, इसको मैं अगर किसी से पेंट करवाऊंगा तो भाई बता दे कितने में पेंट करेगा। तो उसने बोला कि भैया इसको पेंट करने के लिए मैं 1 सेंटीमीटर के 5 रुपये लूँगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो कि ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके 5 रुपये लेगा। फिर ये सबको जुड़ता जाएगा। तो इस टाइप से अगर जुड़ता जाएगा तो इसमें इसके एरिया में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की दर से रंगा गया और सतह के प्रमुख क्षेत्र को हरे रंग से इतने रुपए की दर से रंगा गया। मतलब एक तो दो चीज़ें इसमें क्या है कि एक क्षेत्र जो है वो 5 सेंटीमीटर रुपए से, और दूसरा है प्रमुख क्षेत्र को हरे रंग से 4 रुपये सेंटीमीटर। मान लो कोई हरा रंग है, अपने यहाँ भी क्या हरा रंग देखता हूँ कहाँ मिलेगा, चलो इसको मिलाते हैं हरा रंग, ये आ गया हमारा हरा। तो ये वाला जो रंग ये है ना, ये वाला क्षेत्र, ये हरा रंग है, ये कितने से रंगा गया है, मेजर क्षेत्र 4 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर से। और क्या एक और लाल रंग से रंगे हुए क्षेत्र के, लाल रंग से जो रंगा गया 5 पर सेंटीमीटर। मान लो कि ये जो क्षेत्र है बचा जो है, ये इसकी कॉस्ट क्या है, 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उन्होंने जो रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो टोटल कॉस्ट, इस वाले क्षेत्र की जो टोटल कॉस्ट है उसका, और ये जो वाला क्षेत्र है इसकी जो टोटल कॉस्ट है उनका रेशो दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मान लो कि एक कोड से बनाया गया है एक त्रिज्य खंड है ना। तो हमारे जो क्षेत्रफल जो रहेगा वो क्या, वृत्त का जो क्षेत्रफल रहेगा वो पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो रहता है वो थीटा बाय 360 डिग्री रहता है। मान लो कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा इस पूरे वाले का इसका, तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अगर इस टाइप से अगर करूँगा मैं तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, और जो बचेगा जो क्षेत्रफल है ना, ये वाले जो मेजर चीज़ है ये बच गई। लेकिन इसका जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, ये बनेगा 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है। तो थीटा ये हो गया, और 360 में थीटा चल जाएगा तो ये बच जाएगा। तो ये वाला कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। दोनों का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने माना कि जो ये वाला क्षेत्र है, जो छोटा वाला क्षेत्र है वो ए है, इसको ए मान लिया, छोटे वाले क्षेत्र को पूरे को, जो बड़ा वाला क्षेत्र है इसको बी मान लिया। तो ये ए है, ए को कितने रुपए से रंग रहा हूँ, 5 रुपये से, और बी को 4 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा छोटा वाला रहेगा इसकी कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा ए वाले की, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये बी वाला जो रहेगा इसमें अगर मैं कितने की मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 की, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है ना, इनका रेशियो उन्होंने 5/12 दे रखा है। तो ए और बी का मैं रेशियो ले लूँगा। तो रेशियो लेने के लिए क्या करूँगा, अपॉन कर दूंगा, यहाँ पे मैंने अपॉन कर दिया। तो जो रेशियो आएगा ना निकल के, वो क्या आएगा, 5/12, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। देखो इसमें रेडियस और रेडियस दोनों के सेम, तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 से कितनी बचाएगा, 3 बार। तो ये अब थीटा बाय क्या बच गया, थीटा बाय 360 अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इक्वल में क्या बच गया, 1/3। ये अपॉन का अपॉन कट जाता है, आपको पता होगा। और 3 थीटा इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये 3 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो ये इधर आएगा फिर इक्वल के इधर, तो ये 4 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू का निकालूंगा तो क्या आएगा, थीटा 90 डिग्री आया हमारा। मतलब कि जो ये थीटा है ना, 90 डिग्री का एंगल बना के ये पूरा क्षेत्रफल उस टाइप से बनेगा। पर उन्होंने पूछा क्या है, उनके द्वारा पूछा गया है, इसको मैं साफ करता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा करने के लिए। उसके द्वारा पूछा गया है कि यदि रेड रंग और जो ग्रीन रंग से रंगे गए वृत्तीय क्षेत्र के क्षेत्रफल में डिफरेंस पूछा है, कि मतलब
कि जो इसका क्षेत्रफल है ना, जो एरिया है पूरा ये वाला मान लो ये वाला कितना है 10 है, इसका जो एरिया 10 है, और जो ये पूरा ग्रीन वाला है ये जो मान लो कितना है 20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये पूछा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है 10 है मान के चला है ना। तो हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया का डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस इसको माइनस कर दूंगा किसमें, छोटे वाले पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे बड़े वाले में से छोटा वाला क्षेत्रफल को, तो क्या थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर मुझे कॉमन आ गया, ठीक है, और 360 भी कॉमन आ गया, बचा क्या 360 माइनस थीटा थीटा की वैल्यू रख भी सकते हैं और नहीं रखेंगे अब रख देंगे। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई रेडियस क्या है 12 इंटू 12 अपॉन 360 इंटू ये 360 और ये 90 और ये 90, तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब आगे मैं सोल्व करूँगा इसको तो कितना आ जाएगा, ये 360 में से 180 जाएगा, कितना बच जाएगा, 360 में से 180 जाएगा कितना हो जाएगा 180 बच जाएगा, तो ये 180 लिख दिया। अगर करूँगा तो ये 2 बार गया 6 बार गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बार 6 72, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 12 6 72 इंटू 22 अपॉन 7, इनका मल्टीप्लाई करके भाग देना पड़ेगा। तो 22 का फाड़ा याद है आपको, नहीं याद, कोई बात नहीं, तो 72 का पढ़ दीजिए, नहीं याद है तो 72 दूना 144, तो 144 के 14 से 144, तो ये 4 4 8 5 ये 1 अपॉन 7, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूना 14, 1 बचा 7 14 4 बचा 7 6 42 2 बचे 2 2 6, तो पूरा सोल्व नहीं करना है, 2 2 6 कुछ आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 2 6 से जो दोनों का डिफरेंस है कितना है 2 2 6, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में आते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है पर मैंने इसे मतलब कर नहीं पाया था, मेरी कुछ चीज़ मैं भूल गया था। तो अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, क्या मिस्टेक हो गई थी मेरी, किससे याद नहीं कर पाया इसको। तो पहले तो मैं एक रोम्बस के जनरल क्वालिटी बताता हूँ, रोम्बस या समचतुर्भुज क्या किसे कहते हैं। तो समचतुर्भुज जो रहता है उसकी सभी साइड्स इक्वल्स रहती है, ये वाली सभी साइड क्या रहती है इक्वल है, मतलब ये ए है तो ये भी है, ये भी और ये भी है, ठीक है। और इसके जो सम्मुख जो एंगल रहेगा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर रहेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, और जो इसका ये वाला एंगल रहेगा ना, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर रहेंगे, और इसका एडजेसेंट एंगल मतलब कि ये पिंक वाला और रेड वाला दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये कितना रहेगा 180 माइनस थीटा, इस टाइप से अगर ये 180 थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। और जनरल चीज़ पता चल गई होगी इसकी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है दिए गए चित्र में, ओ वृत्त का केंद्र, ये ओ वृत्त का एक सर्कल है, यदि ओ पी क्यू आर एक समचतुर्भुज मतलब ये क्या है रोम्बस है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल पी ओ आर का माप ज्ञात करना है, एंगल पी ओ आर ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको सोल्व। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका रोम्बस बन गया, ठीक है। तो मैंने ये आर्क लिया, ये चाप से मैंने सरकमफ्रेंस पर एक एंगल बनाया ये, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करना पड़ता है, उसके उससे ही हम आगे बढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। तो मैंने एक सरकमफ्रेंस पर एक एंगल बनाया, ठीक है। तो अब इस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर सरकमफ्रेंस पर जो एंगल रहता है उसी एंगल का डबल एंगल रहता है इसके सर्कल पर, तो मान लो ये एक्स माना, एक्स लिया ना, तो इसके सरकम सेंटर पर क्या रहेगा 2x रहेगा, ठीक है। ये हमारे एक सर्कल के प्रॉपर्टी से हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा रोम्बस या समचतुर्भुज रहता है उसके सम्मुख भुजाएं इक्वल रहती है, मतलब ये अगर ये और सम्मुख एंगल जो रहेंगे वो समान रहेंगे, ये दोनों एंगल समान रहेंगे। तो ये अगर 2x है ये वाला, तो ये भी क्या रहेगा 2x रहेगा, है ना। और क्या पता है हमें, हमें पता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज जो रहता है, चक्रीय चतुर्भुज कि जो एंगल का जो सम रहता है वो 180 डिग्री रहता है।
तो यहाँ पर चक्र चतुर्भुज का जो एंगल जो 2x और जो x है इसका जो सम रहेगा क्या देगा 180 डिग्री। तो 2x प्लस x कितना रहेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। अगर x की वैल्यू 60 है तो उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था P और R का। तो जो 2x की वैल्यू पूछी थी तो 2x में 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, कितना जाएगा 120 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 120 डिग्री। हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह के टेस्ट के सॉल्यूशन के लिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो थोड़े टफ पढ़ते हैं उस क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।